दोस्तों नमस्कार। सतप्रीत एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में संचालित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और विषय है प्रशिक्षक के गुण। प्रशिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है ना। और जब हम इस विषय पे चर्चा करते हैं, बताया जाता है कि भाई एक प्रशिक्षक ईमानदार होना चाहिए, कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, उसको मृदुभाषी होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप का गुण होना चाहिए, है ना। तो जब हम इन सारी बातों को जोड़ के चलते हैं, हमें मुख्य निकल के आता है कि एक प्रशिक्षक के अंदर ये 5 गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए हम उन गुणों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक करके चर्चा करेंगे। इन्हें गुण भी कहा जा सकता है और क्षमता भी कहा जा सकता है एक प्रशिक्षक की। एक प्रशिक्षक के अंदर ये 5 क्षमताएं, 5 गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। प्रशिक्षक है, उसका सबसे पहला गुण है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, एक प्रशिक्षक का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नेतृत्व की क्षमता। जी हाँ, लीडरशिप। एक प्रशिक्षक के अंदर लीडरशिप का गुण होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक प्रशिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए? निर्णय लेने की क्षमता। एक प्रशिक्षक को पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, एक प्रशिक्षक के अंदर मतभेद निपटारा करने का भी गुण होना बहुत ज़रूरी है। हम इन्हीं 5 विषयों पे चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो होगा कम्युनिकेशन। जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, वो वे सभी तरीके हैं जिससे समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ अपने भाव या जानकारी आदि व्यक्त करते हैं। कम्युनिकेशन शाब्दिक, गैर शाब्दिक, एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है। बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार से हो सकता है। तो मुख्यतः जो कम्युनिकेशन है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है गैर मौखिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, बिना बोले। पहला कम्युनिकेशन जो बिना बोले कम्युनिकेशन होता हो, संचार होता हो। दूसरा, जाहिर सी बात है, वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल करके किया जा सकता हो। और जो तीसरा तरीका है वो है लिखित, है ना। ये 3 तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के। अब बात करते इनमें से एक एक का एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले गैर मौखिक। इन फेसों पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो अगर आप पहले फेस को आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? उदासीन, कोई मतलब नहीं है, काम होगा होगा, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, है ना। दूसरा चेहरा गुस्से में दिख रहा है। तीसरा, मुस्कुरा रहा है, खुश है। चौथे फेस को देख करके आपको क्या लगता है? नाराज है ना। 5वां फेस बताइए। हाँ, उसको आश्चर्य फील हो रहा है। और जो छठा है, उस फेस को आपको देखते ही समझ गए होंगे कि ये दुखी सी है ना। आपको कैसे पता चला? क्या उसने बोल करके बताया? नहीं, आपको केवल फेस देख करके समझ में आ गया। तो आप उसका मैसेज आप तक पास हो गया। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब जरा इन चिन्हों को देखें। पहला चिन्ह क्या बताता है? स्वैग, ऐसे ही है ना। दूसरा, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, ओके। तीसरा क्या बताता है? विक्ट्री, हाँ भाई हम जीत गए। चौथा, घूसा पड़ेगा। 5वां, डिसलाइक। और छठा, लाइक, वेरी गुड, थम्स अप। ये चिन्ह है जिन्हें देख करके आपको समझ में आ जाता है ना। इसके बाद एक चीज और महत्वपूर्ण होती है, आपकी शारीरिक भाषा। आपके बैठने का ढंग, आपके उठने का ढंग, आपके चलने का ढंग, बात करने का ढंग, है ना। ये सारी चीजें भी आपके बारे में बता। तो जैसे पहली लड़की को आप देखो, चौथी लड़की को आप देखो। चौथी लड़की को देख के आप क्या बताएंगे? लड़की एक्टिव है, खुश है। तीसरी लड़की को आप देखोगे तो लगता है कुछ सोच रही है ना। पहली लड़की को आप देखेंगे तो क्या लगेगा? पता नहीं यार कब नंबर आएगा, है ना। कि बॉडी लैंग्वेज भी आपके बारे में आपका मैसेज पास करती है। बॉडी लैंग्वेज के बाद आती है, मैं एक चित्र दिखा रहा हूं, जरा देख करके बताइए किसका चित्र है। बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब का चित्र है। दूसरा चित्र किसका है? वकील साहब का। तीसरा चित्र
पोस्टमैन का। चौथा चित्र पुलिस का। कैसे पहचाना? पोशाक से। बिल्कुल सही। यानी आपके बारे में आपकी पोशाक भी बता देती है ना। ये इस तरह के जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन जैसा आपको पता है, रेडियो वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण हो सकता है, बिना बोले तो काम चलेगा नहीं, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। इसके बाद ठीक है, और आपकी बातचीत, आईपीसी, मोबाइल भी वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण, मौखिक संचार का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखित पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। रिटिन कम्युनिकेशन के उदाहरण तो क्या हो सकता है? एक पोस्टर हो सकता है, पंपलेट हो सकती है, क्या हो सकता है दूसरा? न्यूज़पेपर हो सकता है ना। ये वे तरीके हैं जो लिखित के। ईमेल भी हो सकता है लिखित कम्युनिकेशन का एक उदाहरण, रिटिन कम्युनिकेशन का एक उदाहरण। तो चलिए वन वे कम्युनिकेशन पे चर्चा कर लेते हैं। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें जो एक संदेशदाता होता है ना, वो किसी ना किसी माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाता है ना। ठीक है, माध्यम से संदेश पहुंचाता है, और वो जो प्राप्त करता है, संदेश प्राप्त करता है, उस तक संदेश पहुंच जाता है। अब वो संदेश कितना पहुंचा, कितना नहीं पहुंचा, उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका कोई जवाब वापस नहीं पहुंचता, है ना। यानी एक तरफा संचार होता है बस। ठीक है, तो ऐसे संचार को हम एक पक्षीय संचार, एक पक्षीय संप्रेषण बोलते हैं, वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें आप वापस जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन को समझने के लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पंपलेट आप पढ़ सकते हो बस, पोस्टर, टेलीविज़न। भाई अब टीवी में न्यूज़ सुना रहा है, आप उसको ये थोड़ी कह सकते हो गलत बता रहा है, तो है ना, नहीं बता सकते ना कि आप गलत बोल रहे हो। आप रेडियो सुन रहे हो, रेडियो में जो बता रहा है वो बता रहा है, आप ये थोड़ी कह सकते हो कि आप गलत बता रहे हो, नहीं, है ना। या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें जो छप गया वो छप गया, आप वो थोड़ी कर पाओगे एट ए टाइम। और इसके अलावा कोई पोस्टर है, उसके दीवार पे लिखा हुआ है, आप केवल पढ़ के उस टाइम के लिए समझ सकते हो, लेकिन एट ए टाइम जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऐसे ये जो तरीके हैं ये वन वे कम्युनिकेशन के माध्यम है, वन वे कम्युनिकेशन के तरीके। अब आता है टू वे कम्युनिकेशन, द्विपक्षीय संप्रेषण, टू वे कम्युनिकेशन। साथियों, ये कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है जब संदेशदाता किसी भी माध्यम से अपना संदेश भेजता है ना। जब संदेशदाता किसी भी माध्यम से अपना संदेश भेजता है ना, तो वो संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है, और जब संदेश प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया देता है तो तब ये माना जाता है कि संदेश का जो सही चक्र है वो पूरा हुआ है ना। और इसी तरीके को टू वे कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। जब ये अपना संदेश रख रहा है तो ये प्रतिक्रिया दे रहा है, और जब ये संदेश दे रहा है तब ये प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर ये चक्कर पूरा हो रहा है तो ऐसे कम्युनिकेशन को टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है, और सबसे अच्छा कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, तो आइए टू वे कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन का एक उदाहरण हो सकता है नुक्कड़ नाटक, बिल्कुल सही, मोबाइल, आपसी बातचीत, है ना, आईपीसी। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो टू वे कम्युनिकेशन के उदाहरण हो सकते हैं। जो संचार हम लोग पद्धति का इस्तेमाल, जब संचार विषय पर चर्चा करते हैं तो संचार कैसे अवरुद्ध होता है, इसी को करने के लिए एक और हम खेल करवा सकते हैं जिसका नाम है चाइनीज विस्पर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि
हम एक साथी को यानी संधू को बाहर एक मैसेज देंगे, मैसेज लिखा हुआ है और वही मैसेज संधू प्रियम को देगा। फिर प्रियम मैसेज लव को देगा, लव वही मैसेज आपको बताएगा, आपको आप मनोज भैया को बताएंगे, मनोज भैया फिर आवरण जी को बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट में मैसेज क्या है। मैसेज है, आप बड़े प्यार से आराम से इसको पढ़िए। अक्सर इन्हीं चीजों से पढ़ा पड़ता है, एक बार दो बार पढ़ लो, हो गया। आपको मैसेज प्रियम को बताना है, लेकिन उस हिसाब से कि आपकी आवाज हम तक ना आए। और मैं क्या मैसेज आपको मिला है? मुझको मैसेज मिला कि डीएम साहब ने धुंधली गांव में साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। सारी टीम धुंधली गांव में साफ सफाई के लिए तत्पर। मैसेज में मैं एक बार मैसेज सुना देता हूँ। एसडीएम साहब ने संदेश भिजवाया है कि ग्राम पंचायत दूधली में मार्गदर्शन एवं सफाई कार्य की जांच एवं मार्गदर्शन के लिए सोशल ऑडिट टीम के द्वारा दिनांक 26/7/2019 को कार्य किया जाएगा। इसके बाद 17/8/19 की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक का समय 5 बजे रहेगा। टीम कार्य करने हेतु सोमवार को सुबह 5 बजे आएगी। सबसे पहली समस्या संधू आपको आई होगी, क्या समस्या आई थी? पहली समस्या ये थी कि मैसेज भले ही लिखित था लेकिन एक साथी के पास लिखित था, बाकी के पास लिखित नहीं था। दूसरा, मैसेज स्पष्ट नहीं लिखा गया था, यही समस्या है ना जी। तीसरा, मैसेज मौखिक दिया जा रहा था कि मैसेज लंबा, बहुत बढ़िया। मैसेज भी बहुत बड़ा था। शब्द है मार्गदर्शन, जटिल शब्द, जो कलिष्ठ शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग जो हुआ है वो भी संचार में दिक्कत है। दूसरा, तारीखें समय नहीं आया है लेकिन डबल आ गई है, समय दो बार आ गया है। एक जगह 10 बजे, एक जगह 5 बजे। निरीक्षण जो करना था, हाँ, वो एसडीएम साहब को करना था, हाँ, आखिर में डीएम साहब तक पहुंच गए। अच्छा सर, धुंधली गांव का निरीक्षण था, मैसेज भी सारा धुंधला ही पहुंचा। हाँ जी, तो ये सब समस्याएं आती हैं अच्छे संचार होने। तो ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं, बाधाएं आती हैं? उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं और साथ साथ उसके सॉल्यूशन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे पहली बाधा है वो है संदेश का बड़ा होना। कई बार संदेश इतना बड़ा होता है कि उसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। छोटा संदेश, एक बार में छोटा संदेश देना चाहिए जी। दूसरा, संदेश अस्पष्ट हो, केवल खाली बोलने लायक हो, है ना, या लिखावट ऐसी हो कि वो समझ में ही ना आए। अगर ऐसा संदेश होता है तो भी सही बात लोगों तक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो इसलिए संदेश स्पष्ट होना चाहिए। भाषा सही ना हो, संदेश की भाषा सही ना हो। अब उदाहरण के तौर पे आपको समझ तो हिंदी आती है और मैं बोलूं कि देसी और उमई पाटा मुखाम नान आने उरुम वड़क्कम, क्या आप लोगों को समझ में आई? अच्छा चलो एक बार और ट्राई करो। मी पेरो है मीरू एक नुंडी बच्चारू, क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं। लेकिन मैं कहूँ कि मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है, आपका नाम क्या है, तो ये बात आपको समझ में आए। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है जो सामने वालों को समझ में आए। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके कम्युनिकेशन के टाइम में, है ना। आपने पीके मूवी देखी होगी,
अब पीके मूवी में उन्होंने आमिर खान जी ने एक अच्छा को लेकर के बताया था। समझना जरूरी है, तब तक बॉडी लैंग्वेज नहीं जुड़ती तब तक हमारी भाषा भी स्पष्ट नहीं होती, तो उस बात को ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो संदेश प्राप्तकर्ता की रुचि ना होना। हम जिसे मैसेज दे रहे हैं उसकी रुचि ना हो तो क्या संदेश जाएगा उसको, वो क्या संदेश लेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि पहले उसकी रुचि बनानी है संदेश देने में। जो संदेश की विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही ना हो। भाई पता चला हम मौखिक मैसेज दे रहे हैं, है ना, भाषण के तौर पे मैसेज दे रहे हैं और वो इतना लंबा हो गया मैसेज, लोगों को समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा तो वो लिखित देना चाहिए। संदेश देने की सही विधि का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके बाद जो अगला आता है वो है संदेश हेतु उचित वातावरण का ना होना। हम टीकाकरण के लिए संदेश देने के लिए गए और जिनके यहाँ गए पता चला कि उनके यहाँ कोई सीरियस बीमार है, तो क्या हम जाते ही शुरू हो जाएंगे, भाई ऐसा है आपके बच्चे को BCG का टीका लगना है और टीका लगवाओ? क्या हम ऐसा करेंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो वो लोग हमें अपने घर से भगा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी एक बंदा बीमार है। हम उसका हालचाल पूछने की बजाय क्या हुआ, सीधे सीधे अपने काम से लग गए। जरूर देखना है कि क्या हमारे इस मैसेज के देने का सही समय है या नहीं, या उचित वातावरण है या नहीं, तभी हमें संदेश देना है ना। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना संदेश दे किसे रहे हैं, है ना। अगर शारीरिक दिव्यांगता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक बंदा ऐसा है कि जो बधिर है, सुन नहीं पाता, हाँ, और हम उसको बोल करके संदेश दें तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं। तो हमें उसके अनुसार संदेश देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और दिक्कत आती है, वो दिक्कत होती है आई टू आई कॉन्टैक्ट ना होना। सबसे बड़ी बात है, जब आप संदेश देते हैं तो सामने वाले की आई टू आई कॉन्टैक्ट रखिए। बहुत बड़ी बात है, तभी आप समझ पाएंगे कि किसकी रुचि है और किसकी रुचि नहीं है। एक बात और दिक्कत करती है कि सबको हम समान रूप से संबोधित नहीं करते, केवल एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्तियों को बोलते रहते हैं, बाकी किसी का हम लोग ध्यान नहीं रखते, है ना। तो बाकी लोग हट जाते हैं, इसलिए सबको बराबर संदेश नहीं प्राप्त होता, है ना। जहाँ हम बातचीत कर रहे हैं वहाँ अगर शांति का माहौल नहीं है तो भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें शांति का माहौल बनाने की ज़रूरत है। अगर एक साथ कई लोग बोलते हैं तो भी सही संदेश लोगों तक नहीं पहुंचता है, तो ऐसा वो करें कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोले। जो संदेश प्राप्त कर रहा है वो अपना कोई विचार रखना चाह रहा है, अगर हम उसकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर कुछ टाइम बाद वो भी आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, इसलिए आपका संदेश उस तक नहीं पहुंचेगा। संदेश प्राप्तकर्ता की भागीदारी और ध्यान में कमी है। पहला 6 ना की बात करते हैं तो 6 ना में अभिवादन करना, हालचाल पूछना, बताना, निर्णय लेने में मदद करना, विस्तार पूर्वक समझाना, पुनः आने। तो ये 6 ना होते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा संदेश और ज़्यादा अच्छा जा सकता है, ठीक है। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन साथियों ने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है उन साथियों से निवेदन है कि बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और देखते रहिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। सतप्रीत एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन की ओर से आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।